शुरू होता है सपनों से, लेकिन हर सफर अपने साथ कुछ न कुछ सफर जरूर लेकर आता है। हेलो, दिस इज आयुषी, वेलकम टू द वीयू शो। और एक सफर जो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है, ऐसे एक दास्तान लेकर आए हैं हमारे साथ यहाँ पर तारिक फैज सर। वेलकम टू द शो तारिक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश विदेश में इतना घूम के आने के बाद आपको हमारे भारत के इतने स्वच्छ शहर में आके कैसा लग रहा है, इंदौर सिटी में? इंदौर से तो बहुत पुराना ताल्लुक भी है और मैं कई साल यहाँ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई यहीं हुई है। मैंने एमबीबीएस किया है यहीं से, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से। तो इंदौर तो बहुत प्यारा शहर है और मुझ पे बहुत एहसान है इस शहर के, खास तौर से। ऐसा क्या हुआ है? तो ऐसा कि मैं तो अजनबी के तौर पे यहाँ आया था, तो बहुत सारे नए लोग यहाँ मिले। फिर परफॉर्मेंसेस यहीं से शुरू किया मैंने, इंदौर से। और फिर आज जो हाल है कि हमारा शो अनाउंस होता है और बहुत सारे लोग टेक्स्ट कर देते हैं कि हम लोग पहुंच रहे हैं, तो वो जो इतनी मोहब्बतें मिली है इतने साल तक, वो कमाल है। और इंदौर है ही कमाल, बहुत कमाल। क्या बात है। तो इंदौर जो है ना, वो तो है ही कमाल, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली हैं कि आपको घर तक छोड़ के आते हाँ, हैं। बिल्कुल सही। माहौल जो है काफी सूफियाना करते हैं। और अब क्योंकि मैं सूफी म्यूजिक, आप सूफी सिंगर हैं, तो अब सूफी के बारे में बताऊं तो इतना ट्रेंडी है कि आज के जो यंगस्टर हैं वो सूफी म्यूजिक का सुनना काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा अभी सूफी अडाप्ट हो रहा है, अगर अलग जॉनरास की बात करें तो आपने सूफी म्यूजिक ही क्यों चूज किया? एक्चुअली शायद सूफी म्यूजिक ने मुझे चूज किया क्योंकि 2007 में मैंने पहली बार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुना। हम लोग एक सफ़र पे गए हुए थे, तो पूरी फैमिली थी। कार में एक डिस्क बज रही थी, सीडीज़ का दौर था वो। तो 100 कव्वालीज़ ऑफ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। तो तब तक मेरा इंट्रोडक्शन नुसरत साहब से नहीं था। वही उस नया-नया मेरा 10th हुआ था, तो जो पॉप म्यूज़िक जो चल रहा था उस वक़्त बॉलीवुड में, तो वही थोड़ा बहुत सुनने लगे थे हम लोग। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मैंने सुन लिया। फिर उस सफ़र पे 10-12 दिन के सफ़र पे कंटिन्यू नुसरत साहब को ही सुन रहे थे हम। उसका एक बहुत हेवी इम्पैक्ट मुझ पे पड़ा और मैं बड़ी हैरत में था कि यार, ये क्या चीज़ है वो। और फिर 30 मिनट 40 मिनट की एक-एक कव्वाली चल रही है उनकी और वो जिस तरह का वाइब क्रिएट हो रहा है। फिर उनकी जुगलबंदी बहुत, और म्यूज़िक अलग ही तरह का लगा मुझे क्योंकि जब हम इधर फ़िल्मी म्यूज़िक सुनते थे, उसमें तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक अकॉस्टिक्स का मज़ा एक अलग ही था। उसके बाद ही फिर सफ़र वो शुरू हुआ। तो सूफ़ी म्यूज़िक तो अपना मेरा पूरा स्टडी ही इतने साल का पूरा सूफ़ी म्यूज़िक पे ही ज़्यादातर है। फिर मेरे अब्बू मोहम्मद रफ़ीक नदवी शाद अकोलवी के नाम से मशहूर हैं और शायर हैं। क्या अरबिक, बात। पर्शियन, उर्दू के बहुत बड़े उस्ताद हैं। तो घर में एक उर्दू का एटमॉस्फेयर था, तो एक लिटरेचर की वजह से बहुत ज़्यादा माहौल। फिर बचपन से ही वहाँ अब्बू की जो महफ़िलें होती थी, तो बहुत सारी वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको उर्दू में हम लोग तंज़ीम कहते हैं, तंज़ीमें अलग-अलग। तो उसके फाउंडर मेंबर्स वगैरह, और हमेशा अब्बू वो महफ़िलों में जाते थे। हम बच्चे थे, हमें साथ में ले जाते थे। तो मैं देखता रहा वो चीज़, वो कहीं न कहीं उस पूरे माहौल का असर मुझ पे था। तो आर्ट्स तो ऐसे इंट्रोड्यूस हो ही गया था एक तरह से लिटरेचर के तौर पे। और उर्दू किसी भी ज़ुबान की एक अपनी तहज़ीब होती है। तो जैसे हिंदी है, तो उसका एक पूरा एक हिस्ट्री है, पूरा एक कल्चर है। उसी तरह उर्दू भी यहीं पनपी है हिंदुस्तान में और उसका एक बहुत बड़ा लाइनेज है। तो आर्टिस्ट का जी। इन्फ्लुएंस तो मतलब आपको अपने फादर की पोइट्री और इससे आया हाँ, है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। म्यूजिक का कैसे आपको मतलब जज़्बा कहाँ से आया म्यूजिशियन बनने का? कि आपने हाँ, बताया कि तो मेडिकल की स्टडीज करी है, तो जी, ये जी। तो कैसा ही कॉम्बिनेशन एक अलग हो गया। जी हाँ, तो सारी दुनिया उसी पे बहुत हैरान भी है। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को जब मैंने सुना पहली बार, तो उसके बाद मैं 2 साल तक लगभग नुसरत साहब को सुनता रहा। बहुत सुना और मतलब रोज़ सुनता था मैं। उस वक़्त मेरी प्रिपरेशंस चल रही थी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, क्योंकि 12th के पहले ही सब शुरू हो जाता है और उस दौर ही आया हुआ था मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस का।
तो अब सुनते 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 में फिर 2009 में 12th हुई। उसके बाद में अब करियर डिसाइड होता है कि भाई क्या आपको कौन सी फील्ड में जाना है। तो मम्मी पापा आए हुए थे वहां से, मैंने उनसे कहा कि मुझे संगीत सीखना है। तो पहले तो हंसने लग गए वो, क्योंकि मैं गिफ्टेड नहीं था सुर को लेके। मेरी वॉइस अच्छी नहीं थी, सुरीली नहीं थी। आमतौर पे बच्चे होते हैं बहुत सारे, जो आप हमारे दोस्त बहुत सारे होते हैं जो शौक से ऐसे ही गाते हैं, तो सीखे हुए नहीं होते हैं लेकिन गिफ्टेड होते हैं। अब्बू ने मुझे कहा कि भाई आप तो आपने कभी अपनी आवाज सुनी? मैंने कहा हाँ सुनी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप बहुत बेसुरा गाते हो, और वो इसमें तो करियर बनाने के लिए बचपन से मेहनत करना पड़ता है, और संगीत कैसे पेरेंट्स क्या। तो वैसे ही संगीत को ऐसे सपोर्ट नहीं करते, तो पहले ही डिमोटिवेट। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि अरे यार देखो, और मुझे बल्कि मेरे अब्बू ने ये कहा कि भाई मेरा वो छोटा भाई जो है वो सुरीला था पहले से ही। तो बोले अगर वो बोलता तो मैं एक बार सोच भी सकता था, ये आप क्यों सोच रहे हो जबकि आपकी आवाज ही अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, मुझे फिर भी दिल है सीखने का। फिर वो डांटने लग गए, मतलब अब्बू ने नहीं डांटा, मम्मी गुस्सा करने लग गए कि अरे यार तुमको डॉक्टर बनना था और ये क्या अचानक मेरे को मैसेज। और पूरी सोसाइटी में मतलब हर घर में हर इंसान, हर माँ बाप को अपना बच्चा या तो डॉक्टर चाहिए या इंजीनियर चाहिए था। अभी भी ऐसे ही है, लेकिन उस वक्त तो एकदम क्रेज आया हुआ था नया नया ना। तो और फिर बचपन में मैं बोलता होगा शायद कि जैसे अम्मी अबू बताते हैं कि भाई मैं बोलता था मुझे डॉक्टर बनना है। तो उस वजह से भी एक इनके माइंड में भी था कि भाई बच्चा तो डॉक्टर बनेगा कभी ना कभी। तो उनको ऐसा लगा यार अचानक में कैसे क्या ये एकदम फील्ड एक चेंज कर रहा है फिर। और सही में भी थोड़े दिन बाद में जब मैं थोड़ा संगीत वगैरह सीखने लगा, इसी 2-4 महीने हो रहे होंगे, तो कुछ दोस्तों में मैं गुनगुना रहा था, तो दोस्त भी मुझे बोल रहे थे अरे यार भाई तुम क्या ये कुछ भी गा रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं मैं गा के देख रहा था ऐसे ही। तो क्योंकि मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ अभी, मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या आया कैसे आया। तो वो हंसने लग गए वो। बोले कि भाई यार ये ऐसा गाएगा तो फिर मैंने क्या किया कि वो नए नए कंप्यूटर्स में रिकॉर्डर आए थे जो यूज करते थे वो वीडियो कॉल पे याहू मैसेंजर के लिए। तो मैंने उसमें आवाज रिकॉर्ड करके देखी, यार बहुत बुरा गाते हैं क्या, अब नहीं सुनाऊंगा कभी और किसी पहले को। ऐसा होता भी था कि हम जब रिकॉर्डिंग करते होते थे तो अलग ही आवाज एक आपको एक तो क्या वो सुनाई देती। हेडफोन्स लगा लिए, हाँ। गा रहे हैं। आम तौर पे हर इंसान को यही लगता है कि मैं सही गा रहा हूँ, ईयरफोन्स या हेडफोन्स में तो यही लगता है। मैं भी ऐसे ही था, स्पीकर तेज आवाज में बज रहा है, मैं साथ में गा रहा हूँ। गा किसके साथ है? नुसरत साहब के साथ। तो नुसरत साहब की रेंज ऊपर वाले ऑक्टेव में चलती है, मैं उसके कॉन्ट्रास्ट में गाता था, छोटी सी आवाज थी। तो पता तो चलता ही नहीं था, वो तो भरम टूटा जब ये दोस्त जैसे 5-6 दोस्त हंसने लग गए, तब फिर भरम टूटा। मैंने बोला यार ये खतरनाक है, अब नहीं सुनाऊंगा मैं किसी को। फिर बहुत साल लगे मुझे, लगभग 5-6 साल लगे, तब जाके थोड़ा थोड़ा मैं गाने लगा। तब तक के तो बिल्कुल अंधकार में चल रहा था मैं। फिर मेरे एक के बाद एक अटेम्प्ट्स शुरू हो गए थे एंट्रेंस के। धीरे धीरे फिर यहाँ कॉलेज का पता चला घर में कि यार यहाँ पे एक सीट अवेलेबल है एनआरआई कोटा में। मेडिकल करना मजबूरी ही रही बेसिकली, आपका इंटरेस्ट तो पूरा म्यूजिक में ही था। सिर्फ फैमिली सपोर्ट मतलब नहीं रहा आपको ऐसा म्यूजिक की अगर बात करें? हाँ ऑब्वियसली वो म्यूजिक के लिए तो कैसे सपोर्ट करें। ऐसे कई सारे मतलब आर्टिस्ट आज भी हैं जिनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, बट स्टिल एक्चुअली ना बहुत एक तो बहुत मुश्किल काम है। खास तौर से जो नए सीखने वाले लोग होते हैं ना, बहुत सारे दोस्त मुझे टेक्स्ट भी करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे मिलने भी आते हैं बहुत सारे। तो मैं उनको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ इसी बारे में कि यार सोचने की तो बात है कि वाकई बहुत मुश्किल है। कई आर्टिस्ट को मैं ऐसे जानता हूँ कि जो मुझे रैंडम भी मिले हैं बाद में भी, जो बहुत सुरीले हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, पर किसी वजह से उनका करियर मुझे लग रहा था कि कोई शायरी चल रही है, सोचने की तो बात है लेकिन कहीं मुश्किल है। तो हम लोगों की जुबान ऐसी हो जाती है। तो मैंने सुनी है आपकी शायरियां भी। अरे बस कोशिश करें। तो मैं सबको यही समझाता हूँ कि यार सोच समझ के थोड़ा डिसीजन लेना तो चाहिए। हाँ फिर लेकिन ये है कि जिसको दीवानगी लग जाए एक बार जो, तो फिर वो नहीं पलटता। मुझे तो नहीं पता था क्या होगा कैसे होगा,
और आर्टिस्ट का एक कनेक्ट होता है ऊपर वाले से बहुत ज्यादा। यस। वो चल रहे हैं बस। अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, तो काफी टफ उर्दू है, लेकिन वो एक उसका मिसरा है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। तो वो एक किस्से को उन्होंने इसमें बांधा है। तो खैर मिसरे का मीनिंग ये है कि भाई बेखतर कूद पड़ा, मतलब बिंदास बिंदास कूद कूद गए गए। इसमें, इश्क कूद गया। तो आर्टिस्ट को वैसे ही चलना पड़ता है। हाँ, बहुत ज्यादा सोच समझ की शायद होता भी नहीं है, मुझे नहीं नहीं होता। लगता, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, सब यही हम्म। कहते हैं, पता तो होता ही नहीं आर्टिस्ट को। लग कितने गया। शोज वर्ल्ड वाइड किए अभी तक? इंटरनेशनल टूर्स मैंने किए हैं 3, और वहां पे मतलब एक पहले टूर में हमने किए थे 5 शोज। फिर नेक्स्ट टाइम हम गए थे, दुबई ही गए थे, तो नेक्स्ट टाइम गए वहां फिर 8 शोज किए। फिर उसके बाद में एक स्पेशल कॉन्सर्ट के लिए गए थे कॉप 28 के टाइम में। मतलब तो ओवरऑल तो काफी। इंटरनेशनल, और हाँ टोटल अगर शोज करें तो अप्रोक्स शायद 600। लवली। 600 बार तो स्टेज पे इतने शोज करने के बाद तो काफी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको हो ही गए होंगे, तो कुछ एक शेयर करिए आपका वो एक्सपीरियंस। स्पेशल एक्सपीरियंस हाँ, या स्पेशल एक्सपीरियंस आपके, कोई भी जो जो आपको काफी मजेदार लगा हो। अरे यार मजेदार तो था ललन टॉप। काफी टेरिफिक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं आर्टिस्ट के। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं मुझे पहले लेकिन वही कुछ ध्यान आ गए सारे। फिर आपने कहा कि कोई कोई स्पेशल, तो ललन टॉप वो बहुत स्पेशल था, बहुत कमाल था। कि मैं ना असल में 2023 में, ये बहुत अच्छा आपने सवाल भी कर लिया, उससे मैं फिर एक ये बात बता भी दूं कि 2023 में रैंडम मेरे अब्बू आए हुए थे यहाँ। तो वो किसी चीज से पता नहीं नाराज थे या क्या था, तो उन्होंने एकदम से मुझे बोल दिया कि आप शोज बंद कर दिए। तो और इतना स्ट्रिक्ट कभी बोलते नहीं है या एकदम से मना नहीं करते थे कभी। अब उन्होंने कहा, मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पाया, तो मैंने कहा ठीक है। फिर आगे की मेरी जो डेट्स थी पूरी, मार्च मार्च में उन्होंने ये कहा मुझे, मार्च में उस वक्त रमजान शुरू हुए, तो रमजान में सॉरी मोस्टली मैं परफॉर्म नहीं करता हूँ, तो क्योंकि घर ही रहते हैं, फिर रोजे का टाइम चल रहा है, उसमें फिर ट्रैवल वगैरह तो होता नहीं। तो अब मैंने सोचा कि करूं क्या। अब लाइंड अप थे शोज पूरे आगे 2-3 महीने तक की, कुछ कुछ डेट्स तो थी मेरे पास में, और वेडिंग्स वगैरह तो आजकल लोग 6-6 महीने पहले लॉक कर रहे हैं। तो कैसे तो भी करके मैंने धीरे धीरे सबको मना किया, और बहुत एक हैवी दिल से मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, पूरा कैरोसेल पोस्ट एक बना के कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं अभी लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं करूंगा। तो अच्छा, फिर उसके बाद में तो फिर, और इससे पहले 2023 से पहले मैं 2015 14-15 से मैं परफॉर्म कर रहा था। ये तो बहुत झटका हो जाता है किसी हाँ, आर्टिस्ट और को। 18-19 वाला टाइम तो बहुत ही ज्यादा शोज किए मैंने। फिर लॉकडाउन आया, फिर अनलॉक के बाद से रेगुलर शोज वगैरह, धीरे धीरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी खुली और बहुत शोज, फिर इंटरनेशनल टूर्स किए लॉकडाउन में मैंने। कैसे सरवाइव किया? मतलब मेरी अपनी हारमोनियम मेरे पास, और मैं डॉक्टर था तो मैं सोशल वर्क करा, क्या किया बात है। मैंने बहुत सारा। आपने ऐसे किया है सोशल वर्क वगैरह? हाँ मैं बहुत मैं क्योंकि प्रैक्टिस भी किया हूँ, 1 साल मैं मेडिकल ऑफिसर था यहाँ पे। तो वो तो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज थी, क्योंकि अब्बू ने स्पेशल मुझे ये कहा था, मेरे अब्बू कतर में ही थे तब, उन्होंने स्पेशली हमको फोन लगाया, हम तीनों भाई एमबीबीएस हो गए थे तब। तो उन्होंने कहा तीनों भाई डॉक्टर हैं? जी, क्या बात है। हाँ। अच्छा, आपके जैसे ही और भी किसी को कुछ इंटरेस्ट है क्या मेडिकल के अलावा? म्यूजिक हल्का फुल्का सुनने का है, और शायरी पसंद है घर में सभी को, क्योंकि माहौल था घर में। तो अब्बू ने कहा था कि भाई देखो, इस फेज में जॉब कोई नहीं करेगा, आप लोग सब सोशल वर्क करना। क्या बात। और वो सही में भी बहुत अच्छा था, हम बहुत घूमे, बहुत लोगों के पास गए, घरों पे जाते थे, चले जाते थे, और उनके लिए बहुत इजी था कि हमको एक कॉल कर दे, बस हम पहुंच जाते, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ऑक्यूपाइड है नहीं डॉक्टर। तो एक बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था वो, बहुत सुकून था, और होपफुली हम हेल्दी भी थे। लॉकडाउन में काफी लोगों की ब्लेसिंग्स लिया। हाँ, बहुत दुआएं मिली, वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, वही काम ले लेता है बस, और कुछ नहीं। तो
एक इवेंट बहुत ज्यादा स्पेशल था मेरे लिए। लल्लन टॉप अड्डा एक इवेंट होता है जो लल्लन टॉप का इवेंट होता है ईयरली, एक फेस्टिवल जैसा, और 3 दिन का फेस्ट होता है वो दिल्ली में, और बहुत कमाल होता है। मतलब हम लोग सब देखते रहते थे वहाँ पे, सारे बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं वहाँ पे, इंटरव्यूज लाइव भी होते हैं, उनके लाइव सेशंस होते हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस भी होते रहते हैं, तो देखते तो हमेशा रहते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे एकदम मुझे एक दिन सौरभ द्विवेदी साहब का टेक्स्ट आएगा इंस्टाग्राम पे कि भाई आपसे बात करनी है, और फिर उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि आप ललन टॉप अड्डा में परफॉर्म करें इस बार। तो मैं तो हैरान परेशान था, क्योंकि मैं 6 महीने तक के शोज नहीं कर रहा था वो, उस वक्त जब घर से मना हो गया था मुझे शो। तो तब मैंने फिर घर पे पूछा कि देखिए अब तो ललन टॉप से बुलावा आया है, तो अब क्या करूं। तो फिर तब उन्होंने इजाजत दे दी मुझे, ये हाँ यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो हाँ तो वहां तो जाना चाहिए। तो वो बहुत एक कमाल का एक्सपीरियंस था। और फिर एक सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे 3 दिन के फेस्ट का क्लोजिंग स्लॉट हमें परफॉर्म करने को मिला। और सौरभ सर का तो बहुत शुक्रिया अदा मैं हमेशा ही करते रहता हूँ कि वो वाकई एक गेम चेंजिंग जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस था पूरा। और इतना हजारों का मजमा आपके सामने हो, ऑडियंस, और पता नहीं क्या था, एकदम अलग ही था सब कुछ। और ऑडियंस ने क्या सुना है, दिल्ली तो बहुत वैसे ही बहुत मैच्योर्ड है, और सूफी, जो सूफी शुरू ही दिल्ली से हुआ है, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से। तो कमाल ही था वो मेरे लिए लाइफ का सही में भी सबसे स्पेशल। कितना क्राउड होगा वहाँ पे? पता नहीं, शायद 2-3 हजार तो था ही। बहुत बहुत कमाल था। उस इंसिडेंट के बाद फिर फादर ने कुछ सपोर्ट करना शुरू किया कि नहीं? सपोर्ट करना तो नहीं शुरू किया, लेकिन ये है कि समझाते रहते हैं वो लोग बहुत ज्यादा। अभी तक वो यही कहते हैं कि फादर पोएट है ना, उर्दू पोएट। हाँ वो पोएट है, पोएट्री के लिए बोलते हैं। मैं क्योंकि लिखने लगा, फिर मैं पोएट्री भी आप भी लिखने लगे हैं? हाँ, आपने अपना भी कुछ राइट अप्स किया हो? तो मैं तो सुनना चाहती हूँ कोई अच्छी सी पोएट्री मैं आपसे। अपनी गजल आपको सुनाता हूँ एक के ज़हनो दिल में जाने क्या क्या रखा है, इन दोनों को किसने उलझा रखा है। ज़हनो दिल में जाने क्या क्या रखा है, इन दोनों को किसने उलझा रखा है। दिल रहता है ऐसे मेरे सीने में, जैसे इसको जिंदा दफना रखा है। दिल रहता है ऐसे मेरे सीने में, जैसे इसको जिंदा दफना रखा है। मुझसे आखिर बोल पड़ा है आईना, इतना मैंने खुद को तन्हा रखा है। और मैंने तेरी यादों को जिंदा रखा, और यादों ने मुझको जिंदा रखा है। क्या बात है। ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत मैं लिखते रहता हूँ। तो अब्बू का सपोर्ट शायरी के लिए तो बहुत ज्यादा है, वो तो चाहते हैं, बल्कि मैं भी जा भी रहा हूँ। पता एक पोएट्री का इवेंट है। क्या बात है। तो उनकी तरफ से दावत आई है, तो मैं जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया लिखते हैं आप। और हाल ही में आपने मेंस्ट्रुएशन पे भी लिखा है, एक सॉन्ग है जी। तो कहाँ से मतलब इंस्पिरेशन आएगी? तो मतलब एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग टॉपिक है। तो कैसे इसमें आपको कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिला, या इंस्पिरेशन कहाँ से? नहीं, उस वक्त मैं इंदौर में ही था, और मेरे भाई हैं रमीज फैज साहब, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी पूरी जर्नी में। पूरा उनके घर का बहुत सपोर्ट था, उनका घर पूरा म्यूजिशियंस की फैमिली है, और 7th जनरेशन उनका म्यूजिक में है। तो वो मुझे फॉर्चुनेटली मिल गए, तो उन्हीं के साथ मैंने पूरा मेरा अपना गाना डेवलप किया। और वो बहुत अच्छे तबला प्लेयर थे, बहुत अच्छे कंपोजर, उनके फादर उस्ताद हैं। तो मैं गुरुजी के पास से तालीम लेके आता था, पर उसको प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास तो घर में कोई जगह नहीं थी। रमीज भाई का घर था, जहाँ मैं पूरा 6-6, 7-7 घंटे उसका रियाज प्रैक्टिस सब हम करते थे। और उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रोवाइजेशंस वो सारे उसके सिखाए, जो मैं आज थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। तो रमीज भाई जब भी कंपोज करते थे तो मुझे धुन उसकी भेज देते थे, और बोलते थे कि भाई आप इस पे कुछ लिख दीजिए।
तो इस तरह एक बार उन्होंने एक स्टेटस लगाया हुआ था कि एक हिंदी लिरिसिस्ट चाहिए, इस तरह का कुछ, या रिक्वायर्ड इस तरह कुछ। मैंने टेक्स्ट किया उनको, मैंने भाई क्या हो गया यार, आप तो मुझे बोलते थे ये कौन सा गाना ऐसा है। तो फिर उन्होंने कॉल लगाया, मुझे बताया कि एक एनजीओ है अकोला में, अहाना इनोवेशंस के नाम से एक हमारे अकोला में, तो वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए काम कर रहे थे पिछले 6-7 साल से। उसमें एक हमारी बहन है सांची गजघाटी, अब तो बहुत अच्छे, और भाई हैं लक्ष्मण भवाने। तो उन लोगों का वो कॉन्सेप्ट था, तो वो 6-7 साल की मेहनत के लिए वो एक इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे एक इवेंट करना चाह रहे थे, उसके लिए उनको एक गाना चाहिए था। तो अब रमीज भाई ने मुझे बताया, भाई बोले यार ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो मैंने सोचा कि भाई फिर अब आपको कैसे बोलूं। अरे मैंने बोला हाँ यार ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने बोला मैं राइटर्स तो देख सकता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं शायर। मैंने कुछ लड़कियों को टेक्स्ट किया कि आप इस पे जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट है, आप गाना लिखिए। मतलब ये फीलिंग ये अलग है कि लड़का हो के लड़की वाली चीज जो है वो महसूस करना, आपने उस पे लिख दिया। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया पहले राइटर ढूंढने के लिए, उसके लिए, पर कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। सर हम 2-4 लाइंस कुछ भेज देंगे, इससे ज्यादा तो बहुत मुश्किल है, गाना कैसे बनाएंगे, तो गाने में अस्थाई अंतरा सब चाहिए। तो फिर फाइनली उनको मैंने बोल दिया कि यार राइटर्स तो नहीं मिल रहे हैं, आप ढूंढिए कोई, तब भी नहीं मिल रहे थे। उनका इवेंट करीब आ रहा था, मुझे 2 लाइंस ऐसी जहन में आई कि खून जिस्म में बहे तो बस जान चले, खून जिस्म से निकले तो ये जहान चले। क्योंकि अब ऑब्वियसली हमने तो पढ़ा था गायनेकोलॉजी में कि भाई ये पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसी की वजह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा होना है। तो वो एक था थॉट आ गया, लिखने का तो शौक था ही, मैंने लिख के उनको भेज दिया। मतलब भाई देखिए, कोई अगर राइटर आपको मिलते हैं तो उनको ये लाइंस दे दीजिएगा, इसके रेफरेंस से और थोड़ा आगे गाना वो बना लेंगे। तो वो तो कोई मिला नहीं, फिर उन लोगों का मुझ पे ही प्रेशर आ गया, बोले यार अब आपने 2 लाइंस लिख दिए, कमाल। तो रमीज भाई बोले मैं इसको बना रहा हूँ हुक लाइन, और अब आप गाना लिखोगे। भाई यार खतरनाक काम हो गया। मैं यहाँ से अकोला गया, फिर रास्ते में थोड़ा कुछ सोचा, फिर वहां भाई बैठे, फिर कंपोजिशन के साथ एक एक दो लाइंस पूरी लिख के वो गाना कंप्लीट हो गया। तो उस इवेंट में जब वो गाना प्ले हुआ तो वहां के नगर पालिका के जो वो होते हैं सीईओ थे आयुष प्रसाद सर, तो वो गेस्ट थे, उन्होंने वो गाना सुना, फिर उन्होंने नेक्स्ट डे उनको बुलाया, वो एनजीओ की टीम को, कि जिन्होंने ये गाना बनाया है उनसे आप मिलवाइए। फिर सर ने हमसे पूछा कि बोले यार मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं दिल्ली भेजूं यूनिसेफ में। तो हमने बोला हाँ ठीक है, चीफ मिनिस्टर से उसको रिकॉग्निशन हाँ, तो यूनिसेफ के पास वो गाना गया, तो फिर यूनिसेफ से टीम आई, फिर उन्होंने उस पर शूट प्लान किया एक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको फिर उन्होंने पूरा शूट वगैरह करके, फिर तब सीएम थे फडणवीस सर, देवेंद्र फडणवीस सर, तो फिर उन्होंने उसको लॉन्च किया प्रॉपर तरीके से, उसका ट्वीट वगैरह करके, फिर हमारा अकोला में सत्कार भी किया, डॉक्टर रंजीत पाटिल सर ने अकोला में ही हमारा सत्कार किया। तो बहुत सारी इज्जत मिली, घर पे बहुत सारा मीडिया आया, प्रेस भी, और वैसे वीडियो इंटरव्यूज वगैरह। तो थोड़ा सा घर में फिर एक माहौल चेंज हुआ, थोड़ा उनको इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद हाँ उनको तब लगा कि यार ये कुछ ढंग का काम कर रहे हैं। हाँ, उसमें एक ये भी बात थी कि वो मेरा लिखने की वजह से नाम हुआ था, तो इसलिए भी थोड़ा सा उनको एक तसल्ली थी कि चलिए यहाँ तक आए आप, मतलब काफी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो किस चीज ने इतना मोटिवेटेड रखा? मोटिवेटेड तो बस यही है कि उम्मीद ही होती है मोटिवेशन, उससे ज्यादा क्या। और आर्टिस्ट का एक बिलीफ सिस्टम होता है पूरा, कि उसको लगते रहता है कि इस तरह से होगा होगा होगा, तो फिर होता भी है। आर्टिस्ट के तौर पे तो है ही, लेकिन सोशली और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर लेते हो आप? पर्सनल लाइफ को तो कोशिश करते हैं, मेरी शादी हुई है 2019 में ही, और अभी 2 बेटियां हैं मुझे माशाल्लाह, तो घर पे तो मैं बहुत कम ही टाइम दे पाता हूँ, थोड़ी सी शिकायतें उनकी होती है, होगी हर वाइफ की होगी। हाँ, लेकिन उनका सपोर्ट इतना तो है कि वो बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज नहीं करते हैं, और पूरा एक मेरा समझते हैं कि इनको स्पेस चाहिए होता है। कभी कभी घर पे भी रह के मैं कुछ राइटअप्स कर रहा हूँ, कुछ रियाज ही कर रहा हूँ,
तो बस पूरे टाइम इस तरह से होता है कि बस घर से दूर हुए तब याद आ रही है घर की, फिर घर पहुंच गए, फिर काम भी काम करने हैं बहुत की। सारे। म्यूजिक, खासतौर से आर्ट्स चीज भी ऐसी है ना, वो आपके जहन और दिल पे इतनी छाई हुई होती है कि आप उससे तो निकल नहीं नहीं सकते। निकल सकते। तो दुनिया का कोई नशा ऐसा नहीं है जो संगीत का जैसा नशा है, एग्जैक्ट, उससे आप नहीं निकल नहीं सकते। निकल सकते। तो यही दो चीजों पे वही। ध्यान दें और ऊपर वाले पे भरोसा करें, अपनी मेहनत करते रहें, और बिल्कुल। चाहे कुछ भी अचीव कर लें, आप जमीन पे रहें तो फिर ग्राउंडेड रहना तो बहुत जरूरी है। हाँ, आपकी ये बहुत बातों से हमारे यूथ को बहुत ही अच्छा मैसेज मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बहुत सर। बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम।